हर साल की तरह इस साल भी देश के राष्ट्रपति ने शौर्य दिखाने वाले, देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले, देश को अपने जीवन से ऊपर रखने वाले फौलादी शेरों को सम्मानित किया। नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य और केंद्र शासित पुलिस के कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान किए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 कीर्ति चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत, और 26 शौर्य चक्र, जिनमें से 7 मरणोपरांत प्रदान किए। इन सम्मान पाने वालों में देश के लिए बलिदान देने वाले एमपी के लाल विवेक सिंह तोमर भी थे, जिन्हें शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। सियाचिन ग्लेशियर में राष्ट्रीय संपदा की कठिन परिस्थितियों में रक्षा करते हुए 11 जनवरी 2023 को वो शहीद हो गए थे। अपनी जान की परवाह किए बगैर साथी जवानों की सुरक्षा करते हुए अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए। ये पुरस्कार विशिष्ट वीरता, अदम्य साहस और कर्तव्य के प्रति असाधारण प्रदर्शन के लिए प्रदान किए जाते हैं। कीर्ति चक्र अशोक चक्र के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा शांतिकालीन वीरता पुरस्कार है, जबकि शौर्य चक्र शांतिकाल का तीसरा सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। 23 जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा को देश के हालात देखते हुए 22 तारीख को ही कैंसिल कर दिया गया था, जिसके बाद नीट पीजी परीक्षा के लिए नई तारीख का ऐलान कर दिया गया है और ये नई तारीख है 11 अगस्त। इस दिन रविवार है और 2 पालियों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। हालांकि एडमिट कार्ड को लेकर कोई जानकारी अभी तक साझा नहीं की गई है। छात्रों से कहा गया है कि एग्जाम के बारे में अधिक जानकारी के लिए उन्हें netboard.edu.in विजिट करते रहना होगा। वहीं अब इस एग्जाम में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए गृह मंत्रालय स्वयं एक्टिव हो गया है। इस बार नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर पीजी एग्जाम होम मिनिस्ट्री की निगरानी में होगा। पेपर लीक जैसी समस्याओं से बचने के लिए परीक्षा से 2 घंटे पहले ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाएगा। इसके अलावा बहुत सी सरकारी एजेंसी भी इस काम में लगेंगी कि कोई भी गलती की गुंजाइश न रह जाए। साइबर सेल और टाटा कंसल्टेंसी के साथ इस बारे में गृह मंत्रालय की मीटिंग भी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में भगदड़ में मारे गए 100 से ज्यादा लोगों की मौत की जिम्मेदारी लेने के बजाय पुलिस को मामले की तहकीकात में सपोर्ट देने के बजाय छिपता फिर रहा देव प्रकाश मधुकर गिरफ्तार कर लिया गया है। हाथरस में भगदड़ का मुख्य आरोपी है मधुकर, जिस पर 1 लाख का इनाम घोषित था। बताया जा रहा है कि देव प्रकाश मधुकर ने दिल्ली में सरेंडर किया है। वो रजबगढ़ के अस्पताल में भर्ती था, वहां उसका इलाज चल रहा था। ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद नारायण साकार और भोले बाबा के वकील एपी सिंह ने पुलिस को मधुकर के बारे में सूचना दी और पुलिस ने मधुकर को गिरफ्तार कर लिया। अभी के लिए पुलिस मधुकर से पूछताछ करने वाली है। उससे कई तरह के सवाल पूछे जाएंगे। माना जा रहा है कि उससे बाबा की लोकेशन को लेकर भी पूछताछ हो सकती है। पता लगाने की कोशिश की जा सकती है कि आखिर उस हादसे के बाद भोले बाबा कहां अंडरग्राउंड हुए हैं। आपको बता दें, मधुकर से पहले तक इस मामले में 6 गिरफ्तारियां हुई थी। अब ये 7वीं गिरफ्तारी है। मधुकर की गिरफ्तारी इसलिए और ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये बाबा का सबसे करीबी है और कहीं न कहीं जानता भी होगा कि बाबा है कहां। और फिर यही तो वो शख्स है जिससे हादसे के बाद बाबा ने फोन पर लंबी बात की थी। जेल में ही रहकर लोकसभा चुनाव जीतने वाले खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह और टेरर फंडिंग के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे बंद शेख अब्दुल रशीद ने भी लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ ले ली। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में दोनों ने संसद पहुंचकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सामने लोकसभा सदस्य पद की शपथ ली। रशीद को शपथ लेने के लिए 2 घंटे की हिरासत पैरोल दी गई थी, जिसमें तिहाड़ से संसद भवन तक की यात्रा का समय शामिल नहीं था और अमृतपाल सिंह को असम से दिल्ली आने जाने के मद्देनजर 4 दिन की हिरासत पैरोल दी गई थी। पंजाब के खडूर साहिब से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह ने चुनाव जीता है। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला से इंजीनियर रशीद लोकसभा का सदस्य चुना गया है। अदालत ने कुछ शर्तों पर दोनों को सांसदीय पद की शपथ लेने के लिए इजाजत दी थी, जिसमें किसी मुद्दे पर मीडिया से बात न करना, कोई बयान न देना, परिवार के सदस्य भी मीडिया में बयान न दें, इस तरह की कई शर्तें शामिल थी। अयोध्या में भव्य मंदिर में विराजमान रामलला के दर्शन के लिए हर भक्त जैसे लालायित रहता है। रोजाना राम मंदिर में राम भक्तों का तांता लगा रहता है। लंबी लंबी लाइनों में लगकर लोग रामलला के दर्शन पाते हैं। और अब तो राम भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी सामने आ गई है, क्योंकि अयोध्या पहुंच रहे राम भक्तों के मन में रामलला के दर्शन करने के बाद हमेशा के लिए उनकी तस्वीर को अपने मन के साथ साथ फोन में कैद करने का भी मन करता है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राम मंदिर ट्रस्ट ने दर्शन मार्ग पर कई जगह सेल्फी पॉइंट्स बना दिए हैं। अब ट्रस्ट ने
नई व्यवस्था कर दी है। और क्योंकि रामलला को मंदिर में विराजमान हुए 6 महीने का वक्त भी हो चुका है, तो राम मंदिर ट्रस्ट ने ऐलान किया है कि भक्त अब रामलला के साथ सेल्फी ले सकेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम जन्मभूमि पथ पर 2 सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं, जिसे गर्भगृह की तरह ही सजाया और संवारा गया है। राम मंदिर में मोबाइल पर प्रतिबंध लगाने के बाद श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था शुरू की गई है। वहीं कई और सेल्फी पॉइंट्स बनाने की तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। ट्रस्ट ने व्यवस्था की है कि रामलला के साथ सेल्फी लेने की इच्छा रखने वाले भक्तों का सम्मान हो। ट्रस्ट ने राम भक्तों की इच्छा पूरी की है, जिससे भक्त गदगद नजर आ रहे हैं। असम में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 6 मौतों के बाद मरने वालों की संख्या 65 के करीब पहुंच गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क में ही कई पशुओं की बाढ़ में डूबने से जान चली गई, जबकि कई पशु पक्षियों को बचाया भी गया है। लगातार बचाव कार्य चल भी रहा है, लेकिन हालात इतने बिगड़ गए हैं कि संभाले नहीं संभल रहे। किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षा कर्मियों समेत वन विभाग के कर्मचारी वनस्पतियों और जीवों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए गश्त लगाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान के अंदर शिविरों में रह रहे हैं। राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 715 पर वाहनों की आवाजाही को भी प्रतिबंधित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। लेकिन क्योंकि सबसे पहले जरूरी है इन बिगड़े हालात को संभाला जाए, तो इस दिशा में असम सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को राज्य में बाढ़ से प्रभावित 29 जिलों का दौरा किया। राज्य में बाढ़ से 21 लाख लोग प्रभावित हैं। वहीं जो जंगलों को नुकसान हो रहा है वो अलग है। राज्य की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। वहीं कोशिश की जा रही है कि काजीरंगा नेशनल पार्क के पशु पक्षियों को भी किसी सुरक्षित जगह पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके। बारिश का मौसम आते ही सब्जियों के दाम आसमान छूने लगते हैं। मई से लेकर 15 जून तक सब्जियों के जो दाम थे उससे कई गुना बढ़ोतरी हो गई है। बरसात होने के बाद आलू प्याज से लेकर टमाटर ने तो आम जनता को रुला दिया है। मार्केट में टमाटर 100 रुपए प्रति किलो का आंकड़ा छूट चुका है। वहीं आलू और प्याज भी तेजी से रफ्तार पकड़े हुए हैं। नींबू, अदरक, हरी मिर्च और हरा धनिया भी आम लोगों की जैसे सांसें रोके हुए हैं। हालांकि इस आसमान छूते सब्जियों के दामों से अभी निजात नहीं मिलेगी। सब्जी विक्रेताओं ने दावा किया है कि ये सब्जी अभी कुछ नहीं तो 1 महीने से ज्यादा वक्त तक रुलाएगी। कहा जा रहा है कि कम से कम 15 अगस्त तक सब्जियों के दाम इसी तरह से बढ़ने वाले हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने जल्द स्थिति को नियंत्रण में लाने का आश्वासन दिया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय का कहना है कि ये स्थिति कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। वैसे सब्जी के बढ़ते दामों की वजह उत्पादन में कमी भी बताई जा रही है। दावा किया जा रहा है कि दाम बढ़े हुए हैं, उसके बाद भी डिमांड के अनुसार सब्जियों की उपलब्धता नहीं हो पा रही है। आम जनता सब्जी के लिए परेशान हो रही है।